वेस्ट बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान न्यायाधीशों को यानी कि जजेस को एक भीड़ ने घेर लिया, घंटों तक बंधक बनाकर रखा और उन्हें खाना पीना जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो तक नहीं दी गई। ये न तो अपराधी थे, न नेता थे, न पॉलिटिशियन थे, वो जज थे। और वो क्या कर रहे थे? वो कोर्ट के आदेश पर जो काम उनका है नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए वो काम कर रहे थे और वो अदालत की निगरानी वाली प्रक्रिया के तहत अपना आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे थे ताकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्षतापूर्ण हो सके। अब जरा गंभीरता से समझिए, अगर न्यायाधीश ही अपने आधिकारिक कार्य करते समय सुरक्षित नहीं है तो फिर वास्तव में संविधान की रक्षा कौन करेगा? 2026 की चौंकाने वाली घटना में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, केस का नाम है इन रे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स डेप्यूटेड फॉर वर्क रिलेटेड टू एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एंसिलरी इशू। मतलब वेस्ट बंगाल में एसआईआर के लिए जो जज लगाए गए थे उनकी सुरक्षा का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे क्रिमिनल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा है और सेंटर फोर्सेस की तैनाती का आदेश दे दिया है, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। यह सिर्फ एक और लीगल केस नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, एपीओ परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आपको ऐप का जो बारकोड है वो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए यहां दिखाई दे रहा होगा। आप सीधा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पूरी जो घटना है उसका विस्तृत तरीके से समझते हैं। आपको एक एक बारीकी बात बताऊंगा और उसका पूरा कानूनी विश्लेषण भी समझाऊंगा। अगर सेशन कहीं 1% भी पसंद आ जाए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों के लिए जो ये लाया जा रहा है। अब समझिए, आपको मैं पूरे के पूरे फैक्ट्स बताऊंगा। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहां पर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रक्रिया इलेक्टोरल रोल्स को सही और अपडेट करने के लिए की जाती है, आपको इसका पता ही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे पूरी निगरानी रखने के लिए, क्वासाई जुडिशियल रोल निभाते हैं इसमें। अब घटनाक्रम को आप ध्यान से समझिए। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन लगभग दिन के 3:30 बजे 7 न्यायिक अधिकारी, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, उनको एक भीड़ ने घेर लिया। दिन में कितने बजे? 3:30 बजे, ये समझिएगा, ठीक है। उन्हें वहां से निकलने ही नहीं दिया गया और इफेक्टिवली उन्हें होस्टेज बना लिया। कई घंटों तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली, उन्हें खाना और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी गई। शाम से लेकर देर रात तक यही स्थिति बनी रही और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने समय पर प्रतिक्रिया देने में पूरी तरीके से अपनी असफलता दिखाई। मतलब समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। जहां पर जजेस को होस्टेज बनाया गया, ऐसी स्थिति के अंदर भी सीनियर ऑफिसर्स से जो संपर्क था वो नहीं हो पा रहा था। आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले के अंदर दखल देना पड़ा और रात को करीब 12 बजे जाकर उन न्यायिक अधिकारियों को, जजेस को, जुडिशियल ऑफिसर्स को छुड़ाया गया। लेकिन सिचुएशन अभी यही खत्म नहीं हुई है। इवैक्यूएशन के दौरान उनके वाहनों पर पत्थर फेंके गए। मतलब जब
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दखल के बाद जिन न्यायिक अधिकारियों को जिनको बंधक बनाया था उनको छुड़वाते समय जब उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था, उनको बचाया जा रहा था वहां से, तो उस दौरान भी उनके वाहनों पर पत्थर फेंके गए, बैम्बू स्टिक यानी के बांस के डंडों से हमले तक किए गए। और यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि यह एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स भी था। अब बात करते हैं, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणियां दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त और असामान्य टिप्पणियां की हैं। सेशन बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को क्रिमिनल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा। इसका मतलब है कि गवर्नेंस जो है पूरी तरीके से फेल हो गया है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था जुडिशियल ऑफिसर्स को डराने का और उनके मोरल को डाउन करने का। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिया कि ऐसा पॉलिटिकली पोलराइज्ड स्टेट हमने पहले कभी नहीं देखा। समझिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमने ऐसा पॉलिटिकली पोलराइज्ड स्टेट आज तक नहीं देखा। कोर्ट ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद रात 2 बजे तक सिचुएशन मॉनिटर की। मतलब समझिए, मामले की गंभीरता को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नजर रखनी पड़ रही थी रात को 2 बजे तक कि हां भाई उनको सही से इवैक्यूएट किया गया है या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो चेतावनी दी है वो ये दी है कि ये जो घटना है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकती है। यानी ये सिर्फ अब लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है बल्कि जुडिशरी की अथॉरिटी पर भी सीधा हमला है। अब आगे बात करते हैं, जब ऐसा कोई मामला आता है तब कानूनी और संवैधानिक क्या प्रावधान लग सकते हैं उसको समझते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं उसको समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मामले को लॉ के पर्सपेक्टिव से समझाना बहुत जरूरी है और वही मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और मेरा जो प्रयास है आपको पसंद आए तो फटाफट से थम्स अप देके इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जो कानूनी सिद्धांत यहां पर सबसे उभर के आते हैं वो है सबसे पहला जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता का। और जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है उसका हिस्सा है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि इसे कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस मामले से सामने उभर कर आता है रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, यानी कि कानून के राज का सिद्धांत। भारत में जो है रूल ऑफ लॉ लागू है, न कि मॉब रूल। भीड़ तंत्र का कानून हमारे यहां लागू थोड़ा ही ना है। जब भीड़ न्यायिक प्रक्रिया को रोकती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के खिलाफ बन जाता है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो यहां पर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन की सुरक्षा, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जुडिशियल ऑफिसर्स को सेफ्टी, डिग्निटी और बिना डर के काम करने का अधिकार है। और ये जो इंसिडेंट है उनके मौलिक अधिकारों का वॉयलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। और जो चौथा सिद्धांत है वो यहां पर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। जो कंटेम्प्ट कानून है 1971 का वो भी यहां पर लागू होता है, जो कहता है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब उसमें बाधा डालता है या जजेस को इंटिमिडेट करता है, यानी कि न्यायिक अधिकारियों को डराता है, धमकाता है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाता है। और पांचवा जो सिद्धांत है वो है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का। एसआईआर का जो प्रोसेस है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस का फाउंडेशन है। अगर इसे डिसरप्ट किया गया तो डेमोक्रेसी अपने आप खतरे में आ जाती है। समझिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले के अंदर क्या दिशा निर्देश दिए हैं। आज ही ये दिशा निर्देश आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं एसआईआर को लेकर। समझिएगा, सबसे पहला और जो सबसे बड़ा
आदेश है वो है डेप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय बलों का डेप्लॉयमेंट। इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को डेप्लॉय किया जाए, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को डेप्लॉय किया जाए, ताकि जो एसआईआर की प्रक्रिया करने के लिए जज लगे हुए हैं कहां पर, पश्चिम बंगाल में, वो अपना काम बिना डर के कर सके। क्योंकि एक इंसिडेंट तो हो गया है, उनको बंधक बना के रख दिया है। दूसरा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई या एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी संस्थाओं को, इंडिपेंडेंट एजेंसी को देने का निर्देश दिया कि जजों के साथ ऐसी हरकत हो कैसे की, उसको कैसे बंधक बना लिया गया, उन्हें बंधक कैसे बना लिया गया। और तीसरा सोकोज नोटिस को देकर भी दिशा निर्देश जारी किए, जहां पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जैसे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन ना लिया जाए। मतलब समझिएगा, यहां पर यह घटना इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने शोकोज नोटिस जारी किया है राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जैसे अधिकारियों को यह जारी किया गया है। तुम बताओ, तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? तुम लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेवारी लेते हो, तुम राज्य के अधिकारी हो, और तुम्हारे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तुम्हारे ही राज्य के अंदर, तुम्हारी ही नाक के नीचे जजेस को बंधक बना लिया जाता है, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है, और आप समय से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। आप बताइए, आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? और चौथा जो दिशा निर्देश है वो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुडिशियल ड्यूटी एरिया के अंदर कंट्रोल्ड एंट्री होनी चाहिए। जहां पर न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं वहां पर ऐसे ही कोई ना आ जाए, वहां पर कंट्रोल्ड एंट्री होनी चाहिए। ऑफिसर्स की फैमिली की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि वो काम कहां कर रहे हैं, एक सबसे ज्यादा पोलराइज्ड स्टेट में। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि अगर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपना काम करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमारा जो सिस्टम है वो खतरे में है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, या फिर ये एक गहरा संवैधानिक क्राइसिस है, डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? आप अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं जेन्युइनली आपके व्यूज जानना चाहता हूं। अब आगे समझिएगा, इस पूरे मसले का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, एक लॉयर की तरह पूरा प्रोज एंड कॉन्स जो भी है, इसका जो भी है, इसके दोनों पक्षों के तर्कों को समझते हैं, और यह जानना सबके लिए जरूरी है। इस केस का जो डीपर इंप्लीकेशन है वो समझिएगा। सबसे पहला इंप्लीकेशन है राज्य की फेलियर, कि मतलब राज्य सरकार, राज्य की पुलिस, राज्य की संस्थाएं, राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन जिनको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर स्टेट जो है, राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हुई दिखती है, क्योंकि जजेस को बंधक बनाया गया है। समझिएगा, आप गंभीरता को समझिएगा। और दूसरा फेडरल टेंशन, यानी कि जो संघीय ढांचा है उसमें तनातनी और बढ़ सकती है। जब स्टेट फेल करता है, जब राज्य फेल करता है, तो सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है, और ये फेडरल बैलेंस को चैलेंज करता है। और तीसरा है पॉलिटिसाइजेशन का, यानी कि राजनीतिकरण का। कोर्ट ने कहा है कि हर चीज जो है वो पॉलिटिकल लैंग्वेज में हो रही है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस सिग्नल है, यानी कि खतरनाक साइन है। और चौथा जुडिशियल फियर का, न्यायिक डर का। अगर जजेस अनसेफ महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पर गहरा असर पड़ता है। और पांचवा राइज ऑफ मोबोक्रेसी, यानी कि भीड़ तंत्र का राज बढ़ने का खतरा।
ये केस ये भी दिखाता है कि जो मॉब इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और ये संवैधानिक गवर्नेंस के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के खिलाफ है। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो लॉन्ग टर्म में जो संस्थाएं हैं वो वीक हो सकती हैं। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ये मामले से हमें बहुत क्लियर मैसेज ये मिलता है कि जो जुडिशरी की सेफ्टी है वो लोकतंत्र की सेफ्टी ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर जुडिशियल ऑफिसर सेफ नहीं है तो जस्टिस सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, और जब जस्टिस सिस्टम कमजोर होगा तो हमारी डेमोक्रेसी ही कमजोर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले, अंत में बात करने से पहले, आप लोगों के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का, संविधान का, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसकी वहां से डिटेल चेक कर सकते हैं। और जुडिशरी लॉ स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल रामबाण है। आप वहीं से उसको एनरोल करके, कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को फटाफट से स्केल अप कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपकी अंत में सेशन को खत्म करने से पहले कमेंट में आपकी एक राय जानना चाहता हूं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि जो कुछ ये हुआ है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा जो इस मामले के अंदर हुआ है। और ये सेशन अगर आपको 1% भी अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इसे साझा करिए सभी के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों और कानून को समझ सके। क्योंकि जो कानून की अवेयरनेस है वो ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।